अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के 10वें इस अधिवेशन में उपस्थित अमेरिका से आए हुए आदरणीय श्री रमण भाई चौधरी जी, अध्यक्ष विश्व आंजना जाट सम्मेलन, आदरणीय चौधरी राम सिंह कुलहरी जी, बेंगलुरु कर्नाटक, आदरणीय सरदार भाई चौधरी जी, विधायक गुजरात राज्य, माननीय श्री पीजे चौधरी जी, डायरेक्टर दूध सागर डेयरी पालनपुर, आदरणीय बिंदर दनोदा जी, अभिनेता एवं सुप्रसिद्ध गायक, प्रियवर सर केडी जी, सुप्रसिद्ध गायक, प्रियवर श्री दीप सियाग जी, युवा उद्यमी, प्रियवर श्री अभिषेक चाहर जी, श्रीमती सुदेश गिल न्यायाधीश आनंद, माननीय श्री अनिल बेनीवाल जी, सुरेंद्र मलिक जी, बलवान चौधरी जी, प्रियवर श्री राम अवतार पलसानिया जी, प्रियवर परमेश्वर कलवानिया जी, आयोजन समिति के सभी सदस्य बंधु और बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों से आए हुए अपने समाज के प्रति समर्पण, स्नेह और सम्मान रखने वाले सभी भाइयों और स्नेहमयी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज प्रातः से आप अनेक वक्ताओं के भाषण सुन रहे हैं। लंबा समय हो गया, मैं अच्छी तरह अनुभव करता हूं, अब आप थक चुके हैं और सबसे बड़ी समस्या यदि किसी की मंच पर होती है तो किसी को उस कार्यक्रम का अध्यक्ष या मुख्य अतिथि बना दो, न तो वो उठ सकता, न कहीं जा सकता, और वो बैठा बैठा ये देखता रहता कितने उठकर चले गए, कितने उठ के जाने वाले हैं। और ऐसे समय पर अंतिम आदमी के कर दिए हवाले हैं। अब आप, मेरी इज्जत आप सबके हाथ में है और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस थकावट के स्थिति में बहुत लंबी चर्चा न की जाए, लेकिन आप जैसे सूझबूझ के भले आदमी फंसते भी कभी कभी हैं, तो वहाँ दो चार बात कह करके चले जाएं। कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, गुजरात के हमारे भाई हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बेंगलुरु से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आप में जुनून है, जज्बा है, अपनापन है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपनी इन माताओं बहनों को भी बधाई देता हूँ कि जाटों के सम्मेलन में बहनें आने लग गई तो हमारे सुदिन आने वाले हैं। ये एक अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। भाई और बहनों, अपना समाज का जो इतिहास है ये थोड़े दिन का इतिहास नहीं है, बड़ा पुराना इतिहास है और बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। इतिहास पुरुष जो होते हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम और आप जिस कौम में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने केवल अपनी जाति के लिए नहीं,
पूरे समाज के लोगों के लिए, 36 बिरादरी के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव और गरिमा को बढ़ाने के लिए, अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए जो बलिदान दिए हैं वो दुनिया के इतिहास में अनुपम हैं। हमारे देश में गोकुला जाट एक ऐसा किसान जिसका कोई राज्य नहीं था, वो राजा नहीं था, उसने जो मुगलों के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी वो अपने राज्य के बचाने के लिए नहीं लड़ी थी, अपितु उस बहादुर नौजवान ने देखा कि विदेशी मुगल आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे साहित्य को जला रहे हैं, हमारे ऊपर अनेक तरह के टैक्स और कर लगा करके हमें लूट रहे हैं। देश हमारा और विदेशी आकर के हमारे ऊपर अत्याचार करें, हमारा जीवन किस काम का है। केवल ये चिंतन लेकर के एक किसान व्यक्ति ने अपने समय 20,000 जाटों की सेना तैयार की। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 20,000 सेना में एक भी वैतनिक सिपाही नहीं था, सारे ही किसान थे। दुनिया के इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, भारत के इतिहास की नहीं। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसे समर्पण करने वाले और कला संस्कृति और भारतीय परंपराओं को जिंदा रखने वाले कौम के ऐसे दीवाने नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने कोई वेतन की इच्छा नहीं की, कोई सुविधाओं की इच्छा नहीं की। पता था कि जिस सल्तनत के साथ युद्ध होगा उसमें मौत भी निश्चित है, लेकिन उनको गर्व था अपने देश के प्रति, सम्मान था अपनी माँ बहनों की इज्जत के प्रति, सम्मान था आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के प्रति। और उस समय तिलपत में जो युद्ध हुआ, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने 2 सेनापति अलग अलग बड़ी सेना दे करके और गोकुला जाट को परास्त करने के लिए और मौत के घाट उतारने के लिए 2 बार युद्ध किए। लेकिन बहादुर जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में दोनों ही सेनापतियों को मौत के घाट उतारा और मुगल को परास्त करने का काम किया। आपको ध्यान होगा, जिस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस मैदान में अकबर युद्ध करने के लिए नहीं गया, लेकिन गोकुला इतना बहादुर था कि उसने मुगलों की चूल हिला दी, दिल्ली और आगरा को हिला दिया। और इसका परिणाम औरंगजेब स्वयं सेना का सेनापति बनकर के गोकुला के साथ लड़ने के लिए गया और पूरी ताकत झोंक दी। और लंबे समय से अभावों के बीच गोकुला के 20,000 साथी युद्ध कर रहे थे और एक तरफ पूरे भारत के ऊपर जिस साम्राज्यवाद को उसने स्थापित किया, भारत के धन को लूट करके इकट्ठा किया, उसकी सेना बहुत बड़ी थी। चारों तरफ से गोकुला को घेर लिया गया और उसको बंदी बनाया गया, आगरा के किले पर ले जाया गया। औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, गोकुला तू बहादुर है, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, ऐसा वीर व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन एक चाहता हूँ कि तू हिंदू धर्म को त्याग दे और मुस्लिम धर्म को अपना ले,
तो मैं तुझे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करूंगा। लेकिन बहादुर गोखला ने कहा, मैं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हूँ वो भारत की वैदिक परंपराएं हैं, हम आत्मा को अमर मानते हैं। गोखला ने कृष्ण के उस गीता को पढ़ा था कि आत्मा अजर और अमर है, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका नई चैनम कलेद्यंत्यापो न शोषति मारुता है। औरंगजेब को गोखला कहता, औरंगजेब तू मेरे इस दिखने वाले शरीर को मार सकता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसको तेरी तलवार नहीं काट सकती, उसे हवा नहीं सुखा सकती, उसे जल नहीं गला सकता, उसको चिता की अग्नि भी नहीं जला सकती। मैं अपने इस ईश्वरीय धर्म को नहीं त्याग सकता, मैं शरीर का बलिदान दे सकता हूं। 3 बार औरंगजेब प्रस्ताव रखता है, तीनों बार गोखला का एक ही उत्तर होता है कि मैं प्राण छोड़ सकता हूं, धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भाई और बहनों, लाल किले के द्वार के बाहर दुनिया की भीड़ के बीच में 4 जल्लादों को बुलाया गया, आदेश दिया गया गोखला को एकदम नहीं मारना है, एक बार दायां हाथ काटना है, एक बार बायां हाथ काटना है, एक बार दाईं टांग काटनी है, एक बार बाईं टांग काटनी है, फिर धड़ को सर से अलग करना है। इतनी यातना जल्लादों को देने के लिए औरंगजेब का आदेश होता है कि इन यातनाओं को देख करके गोखला डर जाएगा और अपने धर्म को त्याग करके मुसलमान बन जाएगा। मैं से वीर व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। यदि ये वीर व्यक्ति मुसलमान बन गया तो ये मेरे बड़े काम का है, इस पूरे देश को मुसलमान बनाने में सहयोगी करेगा। इस सोच के साथ वो मारना नहीं चाहता था। लेकिन गोखला कितना बहादुर था, उसने कहा कि मैं भारत की ऋषियों की परंपरा का व्यक्ति हूँ, ये भारत मेरी जन्मभूमि है, तुम विदेशी आक्रांता के रूप में आए हो। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि से महान कुछ नहीं है। मैं शरीर त्याग करके दोबारा जन्म ले सकता हूँ, लेकिन मैं धर्म को त्याग नहीं करूँगा। भाई और बहनों, जैसे किसी पेड़ को काटा जाता है, जैसे किसी पेड़ की मोटी मोटी टहनियाँ काटी जाती हैं, ऐसे गोखला को आगरा के किले के सामने खड़ा करके एक तरफ जल्लाद दाईं तरफ खड़ा, एक बाईं तरफ खड़ा, 2 पीछे खड़े, उधर से बाजू काट दी जाती है, फड़फड़ा करके बाजू उछलती है। बहादुर के चेहरे पर कोई मलान नहीं है। बाईं बाजू काट दी जाती है, कोई रोष नहीं है, एक एक अंग काट दिया गया। और बलिदान इस मातृभूमि और देश के लिए उसने केवल जाटों के लिए बलिदान नहीं दिया था, उसने इस देश में बसने वाली 36 कौम के लिए बलिदान दिया था, उसने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था, इस देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को बचाने के लिए बलिदान दिया था और अत्याचार के विरोध में बलिदान दिया था। भाई और बहनों, इसी परिवार की परंपरा से चौधरी बदन सिंह के घर में एक बहादुर बेटा पैदा हुआ, सूरजमल, एक इतिहास पुरुष। उस व्यक्ति ने भी समस्त प्रजा में जो अपनापन के साथ जोड़ने का काम किया। 36 बिरादरी का व्यक्ति उसकी सेना का अंग था, सबको जोड़ करके वो चला और उसने भी मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला करके रख दी। इस देश में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में जो रियासत स्थापित की, उसका एरिया पूरा दिल्ली सूबा, इधर पानीपत तक का एरिया,
इधर पूरा आगरा तक का क्षेत्र विजय करके उसने अपने अधीन किया था और मुगलों के छक्के छुड़ाए। बहुत उसके साथ लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र किए। अपने जीवन में 80 लड़ाई लड़ी। 80 लड़ाई में एक ऐसा बहादुर जिसने एक बार भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 80 लड़ाई में सब जगह विजय ही विजय देखी और अंत में मृत्यु भी पाई तो धोखे से मुगलों ने उसको पीछे से वार करके एक कायराना काम किया और वो बहादुर वीर गति को प्राप्त हुआ। और वहाँ हमारी बहन जो उस समय महारानी किशोरी, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, महारानी किशोरी वो बहादुर महिला थी जिसको महाराजा सूरजमल ने गली में, बच्चे जब आपस में घर बना बना करके खेलते हैं और वो भी अपनी गली में, कच्ची गली में घर बना करके एक बालिका के रूप में अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। महाराजा सूरजमल की वहाँ से सवारी आ रही थी और सब सिपाहियों ने कहा आगे रास्ता छोड़ो, हटो, राजा की सवारी आ रही है। और इस बेटी ने, किशोरी ने वहाँ घर बनाया हुआ था। उसने कहा कि भाई मैंने बड़ी मेहनत से, प्यार से अपना घर बनाया है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। और सिपाहियों ने धक्का दे करके हटाना चाहा तो उस बहादुर बेटी ने कहा कि तुम मुझे नहीं हटा सकते। कहा ये राजा की सवारी है। बहादुर बेटी कहती इस राजा को कहो कि बराबर से दूर से निकल जाए, यदि इधर से निकलने की हिम्मत की तो मेरे हाथ में पत्थर है, यहीं से उड़ाऊंगी उसको। इतनी वीर देव सेना के सामने इतनी छोटी ऐसी अबोध बालिका इतनी वीरता का परिचय देती है और राजा की सवारी रुक जाती है। लेकिन लड़की टस से मस नहीं होती। दूर से महाराजा सूरजमल ने देखा और अपने उन व्यक्तियों को बुलाया जो बेटी से झगड़ा कर रहे थे। कारण क्या है, यात्रा क्यों रुकी है? तो उन सब सिपाहियों ने कहा कि बेटी है, बाकी बच्चे तो भाग गए, उसने मिट्टी में घर बनाया है और कहती राजा को मैं यहाँ से नहीं निकलने दूंगी, यदि आएगा तो मैं ईंटें पत्थर बरसाऊंगी। जब ये बात कही, वो तो शूरवीर राजा था, उसके मन में विचार आया, एक राजा की सवारी को रोकने की हिम्मत एक बालिका रखती है, वो कितनी वीरांगना हो सकती है। राजा वहीं हाथी से नीचे उतरा और उनके गांव में गया। गांव में पंचायत करी। पंचायत हुई तो लोग, सारा गांव डर गया, इस बेटी ने बड़ा अपराध किया है, राजा की सवारी को रोका है, राजा का अपमान किया है। पूरा गांव भयभीत है और लड़की का बाप सबसे ज़्यादा दुखी है। जब पंचायत हुई, लड़की का पिता अपनी पगड़ी को महाराजा के चरणों में डाल करके कहता है कि मुझे माफ़ करो, बच्ची छोटी है, अबोध है, उसको जानकारी नहीं थी कि आप राजा हैं, उसे माफ़ कर दो, हमारी गलती है। पूरा गांव माफ़ी मांगता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो राजा सूरजमल एक बात कहता है, अरे भाइयों, मैं आपकी पगड़ी अपने चरणों में रखवाने के लिए नहीं आया, मैं तो आज अपनी पगड़ी तुम्हारे चरणों में रखने के लिए आया हूं। और किशोरी के पिता से प्रार्थना करता है, मैं इस किशोरी तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूं, पत्नी के रूप में इसे स्वीकार करूंगा कि इसकी उम्र में तो अंतर है, मैं जानता हूं, लेकिन इसकी वीरता को मैं भांपता हूं। और परिणाम क्या हुआ भाई और बहनों, किशोरी को अपनी औलाद नहीं हुई, लेकिन किशोरी इतनी बहादुर वीरांगना थी कि जब महाराजा सूरजमल युद्ध के लिए जाते थे
तो किशोरी साथ में युद्ध लड़ने जाती थी। उसने महिलाओं की अलग एक सेना बना ली थी और जब तक किशोरी का नेतृत्व सहयोग महाराजा सूरजमल को मिलता रहा, इसी का परिणाम था कि 80 युद्धों में एक भी युद्ध में वो पराजित नहीं हो पाया। तो हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ इतनी बहादुर थी जिन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ की परंपराओं के लिए, भारत के गौरव की अस्मिता के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। ऐसे योद्धा एक नहीं थे। महाराजा सूरजमल के बाद राजा जवाहर सिंह उन्हीं के बेटे ने दिल्ली को फतह किया। दिल्ली का वो दरवाज़ा आज भी भरतपुर में रखा है। ये एक इतिहास की बात है। भारत में ये जाज्वल्यमान आपका इतिहास है। महाराजा महेंद्र प्रताप ऐसा वीर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, दानी व्यक्ति, और जिसने भारत को अंग्रेज काल में साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। इतना सूझबूझ का व्यक्ति था राजा महेंद्र प्रताप। विदेशों में गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भाई और बहनों, नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का ध्वज अंडमान निकोबार में जब तिरंगा फहराया था, उससे कई वर्ष पहले अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की सत्ता को स्वतंत्र कराते हुए इस देश का झंडा फहरा दिया था। ये गौरवपूर्ण बात है। भारत में स्वतंत्र अंग्रेजों से मुक्ति का मार्ग सबसे पहला झंडा फहराने वाला अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान कौन सा देश है? आज तो ये बाहर के बन गए, सब हम थे। उपगण स्थान, इसका नाम क्या था? अफगानिस्तान का नाम उपगण स्थान था और उससे अपभ्रंश होकर के अफगानिस्तान बन गया। काबुल की तो थी गांधारी, हमारा साम्राज्य वहां तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत बड़ा विशाल ये देश था और इसी परंपराओं को जिंदा बचाने के लिए जो हमारे पूर्व राजाओं ने जो काम किया, वो हमारी कौम के राजाओं ने भी उस परंपरा को, इस देश की अस्मिता और गौरव को बढ़ाने के लिए काम किया। राजा नाहर सिंह, जिसने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे और इतना भयभीत था कि उसको लोगों को उसे तोड़ने के लिए चांदनी चौक पर, चौराहे पर फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाया। लेकिन भाई और बहनों, आपकी जाति के लोग दिल्ली के चारों तरफ घेरे हुए हैं। जिसने उनके चरणों में समर्पण किया वो तो कुछ दिन राज करते रहे। जिन्होंने आंख दिखाई तो इन्होंने लंबे समय उनको चलने नहीं दिया। ये आपका इतिहास रहा है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसके बाद चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बलराम जाखड़, चौधरी नटवर सिंह, और यहाँ के चौधरियों, जब ये चौधरी तो तुम अलग काहे के हो? तुम अलग कैसे हो सकते हो? एक घटना मेरे साथ घटी। मैं गुजरात में गवर्नर बन के आया। एक कार्यक्रम में मेरे को बुलाया और वहाँ एक गुजरात के रघुवीर चौधरी, आप जानते हैं, ये हमारे अपने लोग, रघुवीर चौधरी नाम के, रघुवीर चौधरी साहित्यकार हैं। वो अच्छे विद्वान व्यक्ति, ज्ञानपीठ उनको पुरस्कार मिला है। वो पहली बार, ना मैं उनका नाम जानता था, न मैंने उनको कभी देखा था, लेकिन जिस कार्यक्रम में था वो उस मंच पर मेरे साथ थे।
जब उनका नाम बुला रघुवीर चौधरी, और मैंने उनकी कद काठी अच्छी तरह देखी, और मंच पर वो जो बोलने लगे, मैंने कहा ये जाट हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। और फिर मैंने पता किया धीरे धीरे उनका, और धीरे धीरे पता किया तो वो अंजना जाट मिला। और फिर मैं गुजरात में कार्यक्रमों पर जाता हूँ। मैं अभी बनासकांठा के पालनपुर के इलाके में गया, जो पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हैं। तो मेरे साथ मेरे एडीसी थे, ये भी तोमर साहब मेरे पीछे, चौधरी जी, और मेरा दूसरा जो एडीसी वो भी चौधरी है, वो आपके राजस्थान का सुंडा साहब है। तो मेरे साथ वो थे। आश्चर्य की बात है, आपकी को पहचान कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। मैं अनेक गांवों में गया, जो इन अंजना चौधरियों का गांव था, मैं उन लोगों को बैठक में बता देता था ये सारे जाट हैं। और जहां दूसरों में गया, मैंने कहा ये दूसरी बिरादरी के। फिर एक कार्यक्रम में मेरे साथ मिल गए चौधरी अपना शंकर भाई चौधरी, जो हमारे इस समय गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा चौधरी साहब, आप जिस गांव में मेरे को ले जाएंगे, बताना मत कौन किस कौम का जाट गांव है, मैं अपने आप बताऊंगा। और मैं जो बताता रहा वो वही फिट बैठता रहा। तो अब तुम जितने बैठे हो, थारे में अंजना भी बैठे हैं और ये दूसरे हमारे वाले भी बैठे हैं। अब तुम आपस में एक दूसरे ने देखो, थारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तुम्हारा कोई भी सिस्टम अलग हो ही नहीं सकता। डीएनए की बात क्या, तुम तो एक ही हो। अंतर इतना है कि 2 उधर चले गए, 6 इधर आ गए। इन्होंने फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया, हमने बढ़ाने पर काम किया। वो भाई रमन सिंह की बात ठीक है, और इनके गांव में इन्होंने गजब का सम्मेलन किया था, बहुत विशाल सम्मेलन। और वो इस अकेले व्यक्ति की सोच, अकेले व्यक्ति की, तो इनमें कितना जज्बा है, कितना इनमें आपके प्रति सम्मान और एकता का भाव करने का विचार है। जब चौधरी रमन सिंह ने अपने कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, तो वहाँ पर सब भाई बैठे थे अंजना समाज के। तो उस समय मैंने कहानी उनको सुनाई, वो आज भी सुना देता हूँ, क्योंकि साहब की इच्छा थी। बैठे बैठे मेरे को याद आई थी वो, मैंने कहानी पढ़ी थी। एक जंगल था, वहाँ पहाड़ियाँ भी थी, और उस जंगल में कुछ भेड़ें चर रही थी। एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी से बड़ी नजदीक थी। एक गर्भवती शेरनी आई, और उस शेरनी ने, गर्भवती शेरनी ने इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई तो छलांग लगाने के बीच में उसने बच्चे को जन्म दे दिया, और उसका बच्चा नीचे भेड़ों में आकर के पड़ा। शेरनी तो भाग गई। अब इन भेड़ों ने उस शेरनी के बच्चे को पाल लिया। अब वो शेर का बच्चा इन भेड़ों की तरह मिमाने लगा, इनकी बीच में रहने लगा, इन्हीं की तरह जीता। धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। एक दिन एक घटना घटी। एक शेर ने आकर इन भेड़ों के समूह पर आक्रमण कर दिया। अब जब शेर ने इन भेड़ों पर आक्रमण किया तो भेड़ें दौड़ पड़ी। अब इनमें वो शेर का बच्चा भी दौड़ पड़ा। शेर की निगाह शेर के बच्चे पे पड़ी कि ये तो भेड़ दौड़ रही, इनमें मेरे वाला भी बच्चा दौड़ रहा है। तो शेर ने भेड़ों को तो छोड़ दिया, शेर के बच्चे को पकड़ लिया, और उसने कहा इसकी अकल में नहीं आओगी बात। और वो शेर उस शेरनी के बच्चे को लेके और तालाब के किनारे पे ले गया। और वहाँ जब दोनों की परछाई पानी में पड़ी तो शेर ने उस शेरनी के बच्चे तक कहा, भाई तू अपनी परछाई देख।
और फिर मेरी भी देख। अब उसने देखा रे मैं तो कतई शेर जैसा हूं। अब वो पहले समझा पड़ा था कि तू भेड़ है, और अब वो समझ गया तू भेड़ नहीं, तू तो शेर है। और शेर ने जब बच्चे ने देखा तू शेर है, उसने मारी धाड़ जोर की और वह भेड़े दौड़ पड़ी। अब उसको पता लगा कि भाई मैं तो अब तक अपने आप को भेड़ माने रहा, मैं तो शेर पुत्र हूं। ये जो है ना ये अंजना भाई, ये सारे शेर पुत्र हैं, ये सब शेर पुत्र हैं। बस भूल भुलैया चल रही थी, वो भूल भुलैया पलसानिया और कलवाणिया ने दूर कर दिया। आज ये परिवार इस रूप में जो खुल करके मिल रहा है, हमारा एक परिवार, एक सिस्टम, एक सोच। और खेती बाड़ी भाई ये इतनी बढ़िया करते हैं। जैसे हरियाणा में हम लोग करते हैं खेती बाड़ी, पशुपालन, ये हमसे भी बढ़िया करते हैं। यहाँ के अंजना समाज के चौधरी, इनसे हम दूसरों ने सीखने की जरूरत है। ये हैं असली सीखने वाले, ये बड़े समझदार हो गए दूसरों में रह के। हम तो आपस में घुलते रहे, इन्होंने यहाँ रहने के लिए बड़ी समझदारी से काम किया है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, हर सम्मेलन में बोलता हूँ, भाई चौधरियों, जीने के दो ही तरीके हैं, या तो किसी ने अपना बना लो और या किसी के बन जाओ। ना तो कोई अपना बनाया और ना किसी के बने धक्के खाते फिरोगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो बिंदर भाई बोल रहा था ना, ये बिल्कुल मेरे मन की बात कर रहा था सारी। ये जो है ना अंजना समाज के लोग, ये राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, यहाँ अपने दूसरे परिवार के लोग थे, समुदाय के लोग थे। दूसरी जगह तक आके दूसरे जगह बसना समझदारी के बिना बस ही नहीं सकता। मूर्ख तो अपने घर में नहीं बसता, दूसरे में कैसे बस लेगा? क्यों साहब? मूर्ख तो अपने घर न उजाड़ ले। और ये तो दूर से आके इन दूसरों को इन्होंने अपना बनाया और आप इनके बन गए। इसका परिणाम ये यहाँ पर एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। आज शंकर भाई चौधरी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इतने संपन्न ये लोग हैं पशुपालन में। इन्होंने जिस डेयरी का विकास किया ना, सागर डेयरी, बैठे हैं आप। बाकी जहाँ से आए जो खेती बाड़ी करते हैं, मेरे ख्याल में 20-30 करोड़ रुपया एक तहसील में एक महीने में इनका किसानों के बीच में आता है। ऐसा ही है ना? इससे भी ज्यादा आता है। और खेती बहुत अच्छी करते हैं। और ये दोनों चीज तो ठीक ठाक हैं। जो सबसे बड़ी बात है ना, ये खुट्टा ठोक कतई नहीं है। ये असली बात जो है ना, एक बढ़ गया उसकी टांग कैसे खींची जा सके, ये इनमें कतई भावना नहीं है। एक दूसरे के सहयोगी हैं, कोऑपरेटिव भावना है, अकड़ फू है नहीं, मिल करके चलते हैं, हर का सहयोग करते हैं। ये विशेषता इन अंजना जाट भाइयों में हम सब के लिए सीखने की है। और बहुत अच्छी बात रमन भाई ने भी कही, हमारे दूसरे एक वक्ता ने भी कही कि भाई जब लंबी यारी गांठनी हो ना, वह यारी लंबी रिश्तेदारी में बदलने से बना है। जब रिश्ते रोटी बेटी का संबंध होता है तो फिर वो दूरियां और कम होती चली जाती हैं। तो आप इतनी दूर दूर से आए हो, तो ये भी मिशन चलना चाहिए, ये भी समय की जरूरत है। अच्छे भले लोग
जितने आपस में जुड़ेंगे उतनी आने वाली पीढ़ियां अच्छी बनेंगी। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। अंत में 2-4 बात और कर लूं, दुखी तो नहीं हो गए? बड़ी कृपा। देखो, अब अंतिम बात मैं कह रहा हूं, हमारी ये माताएं बहनें भी बैठी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं और जवान भी बैठे हैं। मेरे को इतना निश्चित पता है कि इस सभा में जो लोग आए बैठे हैं वो बहुत समझदार हैं, विवेकशील हैं, अपने पर स्वाभिमान रखते हैं, अपने पर गर्व रखते हैं, अपने को बढ़ाना चाहते हैं, अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, इज्जत उन्नत करना चाहते हैं और इस कौम की गौरव और गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं। आप वो लोग हैं। अब इसमें जो करने वाले काम हैं आपको मैंने बता दिया। गोकुला जाट ने हमारे लिए क्या इतिहास बनाया, महाराजा सूरजमल ने क्या दिया, महाराजा जवाहर सिंह ने कैसा दिया, महाराजा महेंद्र प्रताप ने कैसा दिया, हमारे जितने पीछे फोटो लग रहे नेताओं के, इन्होंने हमारे लिए कितना गरिमापूर्ण इतिहास छोड़ा है कि हमारी पीढ़ियां इनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन चिंता ये करनी कि आज हम कहाँ हैं, इस समय हम कहाँ जी रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके। ये समस्याएं सभी, इस पर विचार करने की बात है। उन्होंने तो अपना रोल कर दिया, वो तो चले गए, वो आज उन्हीं के कारण आप ये पगड़ी को ऊंची करके चलते हैं, उन्हीं के कारण आपका और हमारा सम्मान है। लेकिन पीढ़ियां आगे भी आ रही हैं और उन पीढ़ियों के कारण मैं और आप हैं। हम उनको क्या दे रहे हैं, आज हम खुद क्या हैं, इस पर चिंतन करने की बात है। भाई और बहनों, ये बहादुर कौम है, मेहनती कौम है, देशभक्त कौम है, 36 बिरादरी का सम्मान करती है। 36 बिरादरी का। हमारे देश का ढांचा जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में, वहाँ केवल जाट का गांव जाट का है तो वहाँ नाई भी है, धोबी भी है, तेली भी है, कुम्हार भी है, लुहार भी है, जुलाहा भी है, सब हैं और उन सबों से मिलकर के एक समाज बनता है। वो हमारे हैं और हम उनके हैं। ये सोच कि केवल हम अपने लिए हैं और अपनी उन्नति करनी है, ये जाट की सोच कभी नहीं रही। जाट की सोच राष्ट्रवादी सोच रही है, सबके कल्याण की सोच रही है। और इसका प्रमाण प्यारे भाई और बहनों, इस समय देश की सीमाओं पर जो बहादुर सेनानी 24 घंटा जान को हथेली पर लेकर देश के दुश्मनों का रात दिन मुकाबला करते हैं, उनमें ज़्यादातर बेटे आपके बेटे हैं और अब तो आपकी ही बेटियां भी वहां जाना शुरू हो गई हैं। इसका हमें गर्व होना चाहिए। हम देश की सीमा पर जो बैठे हैं, देश की सीमा पर बैठ करके भारत में बसे केवल जाटों की रक्षा नहीं करते, अपितु मेरे देश के 36 बिरादरी का व्यक्ति मेरे परिवार का अंग है, मेरे राष्ट्र का अंग है। हम एक परिवार के लोग हैं, सबका हित ही उसका अपना हित होता है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं होती हैं पुलिस के अंदर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी के बेटे हैं वो भी आपके ही बेटे हैं। हर उस मोर्चे पर जहां पर लड़ाई लड़नी होती है, जहां देश की सुरक्षा का काम है, वहां मौत को हथेली में रखकर आगे बढ़ने का काम आपके दुलारे करते हैं। और खेल जगत में इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम भी आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं। इसका हमें गर्व है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम केवल जाट जाट और जाट, हम ये चाहते हैं कि जाट उदारवादी रहा है,
जाट कमाऊ रहा है, जाट पसीना बहाता है, जाट में ईमानदारी है, वो किसी को दगा धोखा नहीं देता है। अंग्रेज अनेक अधिकारियों ने भी इस कौम की प्रशंसा इसके गुणों के कारण की है, दुनिया ने की है। सिकंदर भी जब पंजाब के अंदर उसने प्रवेश किया, भाइयों और बहनों, वो एक सीमा से आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि इन जाटों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। दुनिया को उसने जीता लेकिन भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो वापस उसको जाना पड़ा। और जितने मुगल शासक आए, जो इनके साथ जिसने लड़ने की कोशिश की, भिड़ने की, उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि ये कौम जिस उदारवादिता के साथ है, उसके आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान हो, गुणवान हो, धर्मात्मा हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, माता पिता का सम्मान करने वाली हो, अपने कुल के गौरव को बढ़ाने वाली हो। ये गुण हैं जो किसी व्यक्ति को अन्यों से अलग करते हैं। आज दुर्भाग्य है, आज दुख का विषय ये है कि हमारा दिल्ली और उसके चारों तरफ बसे हुए जो हमारे लोग हैं, वहाँ हमारे बीच के बच्चे गैंगस्टर बन रहे, हमारे बालक दूसरों के प्लॉटों पर कब्जे कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, नशा बर्बाद इस कौम को कर रहा है। आज शराब, स्मैक, दुनिया भर के गंदे नशे, यदि हमारी युवा पीढ़ी उनमें ग्रसित होगी तो इस कौम का क्या भविष्य रहेगा, इस पर चिंतन करना चाहिए। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमारी असली पूंजी यदि कोई है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, भाई पूत कुपूत काहे धन संचय और पूत कुपूत काहे धन संचय। यदि आप और हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बना दिया, अच्छे गुणों से युक्त बना दिया, तो धन कमाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा लेंगे। लेकिन यदि उनको संस्कारहीन बना दिया, अपराधी बना दिया, व्यसनी बना दिया, तो कितना धन इकट्ठा कर लो उसको भी बर्बाद दारू पी के खत्म कर देंगे। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। शराब का नशा सबसे बुरा नशा है। शराब अंदर, अकल बाहर, दोनों चीज इकट्ठी नहीं रह सकती। आज दुर्भाग्य है कि इस जाट समाज में सबसे बड़ी यदि कमजोरी कोई आई है तो आज की जनरेशन इस नशों में पड़ रही है। आज हमारी विवाह शादियों में खुले स्टॉल नशे के चलते हैं। अरे ये कौम तो ऐसी थी, हरियाणा में मैंने देखा है, भाई और बहनों, ये रोहतक सोनीपत का इलाका जो आज अपराध की ओर बढ़ रही युवा पीढ़ी, वहाँ पर कोई मांस की दुकान नहीं होती थी, कोई शराब की दुकान लोग नहीं खुलने देते थे, वहाँ सिनेमा घर तक भी नहीं बनने दिए, काल तक तो ऐसा था। आज हमारे बच्चे अपराधी बन रहे हैं, क्या उनसे इच्छा पैदा करोगे? हमने इस प्रकार से बालकों की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि जिससे उनकी दिशा और दशा बदले। और उसका काम मैं पहले भी बोलता रहा, मनुष्य के निर्माण का सबसे बड़ा साधन है उत्तम शिक्षा, एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना, और उनको पढ़ने के बाद कोई बहुत अच्छा आदमी बन गए जरूरी नहीं है। असली चीज ये है संस्कारवान बनाना। उदाहरण के लिए मैं गुरुकुल चलाता हूं अब भी कुरुक्षेत्र में, आप कभी देखना, आपको मैं निमंत्रण करता हूं। एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 1981 में वो बर्बाद था, उसमें कुछ नहीं था, 20-50 बच्चे थे, बिगड़े आवारा।
वहाँ 200 एकड़ ज़मीन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। मैं 21 वर्ष का था जब वहाँ प्रधानाचार्य बना। मैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ाया, आर्य समाज के संपर्क में लाया। हमारे घर में शराब कोई छू नहीं सकता, मांस कोई आ नहीं सकता, बुराई होती पकड़ा जाता, कोई धूम्रपान बीड़ी सिगरेट नहीं, घर में गौवें होती थी। इसी वातावरण में रहा और गुरुकुल में मैं पढ़ा और उस गुरुकुल को मैंने संभाला जो बर्बाद था। आज मेरे भाइयों, वहाँ 1,500 बच्चे इस देश के 19 प्रांतों के और उन बच्चों को 4 बजे उठाते हैं, 9-10 बजे तक। कभी योग है, कभी प्राणायाम है, कभी नैतिक शिक्षा है, अच्छा खान पान है। इस 1 साल में, पिछली बात नहीं कह रहा, इस अब जो साल गया है, मेरे 11 बच्चे लेफ्टिनेंट बने +2 में। 12वीं उन बच्चों ने पास नहीं की। 12वीं करते करते उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया। 11 बच्चे एनडीए में गए हैं, 7 बच्चे मेरे आईआईटी में गए हैं, 4 बच्चे आईआईएम में गए हैं, 2 बच्चे पीएमटी में गए हैं और 21 बच्चे एनआईटी में गए हैं। और एक भी बच्चा, 250 बच्चे 12वीं में थे, एक भी बच्चे की मेरिट से नीचे नहीं है। और उन बच्चों में एक भी दोष ढूंढे नहीं मिलेगा। उनको ऐसी भट्टी में घुमाता हूँ और उसका परिणाम इस साल मेरे पास उनमें बच्चों के एडमिशन के लिए मेरे को 300 बच्चे की जरूरत थी। 13,500 बच्चे मेरे एग्जाम में बैठे। 13,500 में से मैंने 300 सेलेक्ट किए। आप यदि समाज के लोग इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों की ओर बढ़ो और अपने बालकों को उस दिशा में बढ़ाओ। मैंने तो उस एक को देखकर 4 बना दिए, एक की जगह मैंने 4 बना दिए गुरुकुल, और चारों में ये हाल है। 1,000 इस साल तैयार किया, एक ही दिन में 1,000 पूरे हो गए। और मैंने माताओं बहनों की बेटियों का भी गुरुकुल बनाया हुआ है, वो भी बच्चियां टॉप करती हैं। मैं आपको निवेदन करता हूं, यदि इस देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, भारतीय परंपराओं को जिंदा करना है, आपने इस अपनी कौम के गौरव को बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ियों को यदि आप बना गए और इस नशे से बचा गए, व्यसनों से बचा गए, बुराइयों से बचा गए और उनको शिक्षा से दीक्षित करके सारी दुनिया में भेजो। चौधरी रमन सिंह हमारे बीच में बैठे हैं। इस गुजरात में कितनी बड़ी सीखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पटेल हमारे भाई हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। अरे उनसे सीखना चाहिए। मैंने उनसे इस समय दुनिया के लगभग 170 देशों में गुजरात के पटेल हैं। हाँ या नाचो साहब, है ना? 170 देशों में हैं। और वो कैसे जाते हैं, समझो इस बात को। मैंने पूछा उनसे कि भाई ये इतनी दुनिया में कैसे फैल गए? यहाँ का हीरे का व्यापार इतना बड़ा है और उसमें पटेल भाई बहुत पढ़े लिखे लिए नहीं, मेहनती हैं, मिल के चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और कैसे जाते हैं विदेशों में, उनका तरीका मैंने गांव के लोगों ने बताया। क्या करते हैं वो? एक गांव है और उस गांव में युवा लड़के हैं, शाम को बैठे। उन्होंने देखा भाई हम में ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार है। 10 भाई, उनके 10 साथी एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में मिलते हैं और 10 उस एक को तैयार करते हैं और सारे मिलके अपने घर से जो सहयोग पैसे का उसको देते हैं कि भाई तू ये ले जा 2-4 लाख रुपए, और उसको किसी एक देश में भेज देते हैं। और जब वो उस देश में जाकर अपना कोई दुकानदारी करता है, कोई काम करता है और उसका काम फिट हो जाता है और उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो उन 10 में से वो दूसरे को बुला लेता है। 2 गए और जब वो 2 पूरा काम कर लेते हैं तो वो तीसरे को बुलाते हैं
और तीसरा करता तो धीरे धीरे 10 के 10 चले जाते हैं और फिर वो रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ये है कोऑपरेटिव सिस्टम, ये है भाईचारा, ये है एकता, ये है आगे बढ़ने का तरीका। जिस कौम में भाइयों एकता होगी, संगठन होगा, भाईचारा होगा, उसे बढ़ने से रोक नहीं सकता, और जिसमें इससे विपरीत गुण होंगे उसको बर्बाद होने से बचा नहीं सकता। अभी आपको मैं बता रहा हूं, इस अहमदाबाद में पिछले दिनों हमारे पटेल भाइयों को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने एक सरदार धाम बिल्डिंग बनाई है, आपने देखी होगी। मैं उसमें गया, बुलाया उन्होंने इसी तरह। आप विचार करो, ये सीखने वाली बातें। उनके जितने उद्योगपति हैं, जितने आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर वहां सरदार धाम बनाया, जिस पर 250 करोड़ रुपया की एक बिल्डिंग बनाई है। और उस बिल्डिंग का काम क्या है? उनके सोच के गांव के जितने उनके बच्चे हैं, वो वहां आकर के उनको खाने की, पीने की, रहने की, कोचिंग की सारी व्यवस्थाएं देते हैं। और अब उन्होंने क्या लक्ष्य लिया, उसमें सफल हुए। अब गुजरात के 4 कोणों पर 4 धाम वो बनाएंगे, ताकि दूर का बच्चा यहाँ ना आए। जो उत्तर गुजरात में उसको वहीं मिल जाए, दक्षिण वाले को वहाँ मिल जाए, पश्चिम वाले को वहाँ मिल जाए। ऐसे ऐसे तरीके हैं। आप लोगों ने धर्मशालाएं बना रखी दुनिया भर की, उनमें जंग लग रहे, वहाँ होके बजे सारा दिन, वहाँ पर दारू चले सारा दिन, और वहाँ पर उल्टे सीधे प्रोग्राम। बताओ निर्माण कैसे होगा? सोचो इस बात को आराम पे। भाई, बालक तो देख करके सीखता है, बच्चा भाषण से नहीं सीखता। मैं 40 साल गुरुजी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। मैंने बच्चे के मनोविज्ञान का पता है। बच्चा भाषण से नहीं सीखता, बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा देखता है मेरा गुरुजी क्या पहनता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, मेरी माँ कैसे चलती बैठती है। माँ तो टीवी पे बैठ जाए और बच्चे ने कहा बेटे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर, वो पढ़ लेगा। ये नहीं चलता काम। जिन लोगों ने अपने बच्चों का निर्माण किया है, बच्चों के साथ खुद तपस्या करनी पड़ेगी, उसके साथ वैसा बनना पड़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, भाई कोठी बंगले अपने आप बन जाएंगे, उनके बनने से पहले बालकों का निर्माण करो, बच्चों का निर्माण करो, उनको संस्कारवान बनाओ, उनको व्यसनों से मुक्त करो, बुराइयों से बचाओ। आज इस कौम को मेरे को दुख होता, कुछ लोग बताते हैं ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि एक बढ़िया बच्चे का भी पता लगाई जाट है, उसने किराए पर घर भी नहीं देता कोई है कि नहीं? बोल तो पढ़ो। तो क्या पैदा कर रहे हो? जिसने किराए पे घर देने से भी कोई डरता हो, उसके प्रति क्या सम्मान का भाव रह गया? अरे हम किन महापुरुषों की संतान हैं? गोकुला जाट जैसे महापुरुषों के पुत्र हैं। महाराजा सूरजमल की संतान है, हम ऋषियों की संतान है। ये देश का गौरव है। आज हम वो पैदा कर रहे हैं कि हरियाणा में 250-300 तो जेलों में पड़े, अपराधी पड़े कि नहीं पड़े, इससे भी ज्यादा। और हाल ये हो गया, पढ़ाते लिखाते नहीं, बच्चों पे ध्यान नहीं। एक के गांव में 250-250 छोरे पंचायत बनावर किल की मारे सारा दिन, ना उन्हें काम ना धाम, ना कोई इनकी शादी करता। रंडवी फौज फिरे एक तरीके। बताओ, ये हाल है आपका। और तुम कर्म योगी हो, इन बालका ने दिशा दो, इनको अच्छा तरीका करो। और ये तरीका है, जितने चौधरी हैं, ये जो सुखी राजनीति न उठपटांग की, इसमें तो निकल के और सही ढंग से अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाओ कोने पे। अच्छे अच्छे जौन बच्चों ने वहाँ भेजो जहाँ अच्छे संस्कार मिले,
उनमें दारू का प्रतिबंध हो, अच्छे लोगों के भाषण प्रवचन हो, धार्मिक भावना हो, तो अपने आप अच्छे संस्कार बच्चों के बनेंगे। तो ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारा संगठन, मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि भाई हम मजबूत बने, इसलिए नहीं कि हम कोई धरती न तोड़ेंगे। हमारी मजबूती 36 बिरादरी की उन्नति का कारण बननी चाहिए। लोगों को गर्व होना चाहिए कि भाई कहीं किसी बहू बेटी के साथ कोई गलत कर रहा, जाट का छोरा जा रहा, उसने वहीं पकड़ कर ऊँग दे। इस प्रकार की सोच हमारी होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम सहारा बने। मैंने एक बात बीच में कही थी, गांव के अंदर हर बिरादरी रहती, हम भी रहते थे, कितना प्रेम था। वह लोग खेत में काम कर रहे थे, बदले में हमारी माँ दादी ये नाई का, ये लोहार का, ये कुम्हार का, ये जुलाहे का, ये सुनार का, सारों को देने का प्रोग्राम था कि नहीं। वह हमारे ब्याह शादी में वह चौधरी, हम उनके यहाँ चौधरी। कितना भाईचारा था समाज में, कितनी एकता थी समाज में, एक दूसरे के सुख दुख के थे। आज भी सारी बिरादरियों में हम सब ने वही भाव रखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भाई अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा दो। तब ये महापुरुष जो पीछे चित्र लगे हैं ना, तब इनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बहुत लंबी बात मैंने कर दी। मैं कलसानी और पलसानिया, ये दो नौजवान, और इनके जो गुरुजी सही हैं वो हैं चौधरी राम सिंह, ये रहते हैं बेंगलोर में। भाई हम तो अपने अपने काम पर लगे रहें, लेकिन इस युवा पीढ़ी को अपना साथ और सहयोग, आशीर्वाद 24 घंटा मिलने के लिए कैसा आदमी हो, वो जिम्मेवारी चौधरी राम सिंह पूरी करते हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहता है और मैं इन युवाओं को बधाई देता हूँ। भाई ये भी तो हमारे में हैं, ये भी तो इसी कौम से हैं। दारू ये नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट ये नहीं पीते, किसी के प्लाटा पर कब्जे ये नहीं करते, किसी गैंगस्टर ये नहीं बने। इज्जत कमा रहे कि नहीं इस कौम में, हमारी भी इज्जत बढ़ा रहे, अपनी भी इज्जत बढ़ा रहे। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पैदा करो, ये सोचो सारी ताकत लगा के। पूरी ताकत एक ही बात पे हो कि अपने बच्चों को सुरक्षित करो। बच्चों को, थारे बच्चों में इतनी एनर्जी है, आप बुद्धि क्षमता से किसी से कम नहीं। ये चौधरी साहब अपनी बहू नई आई थी, मेरे तो बताई एक दिन इन बात। इनका नया नया ब्याह है चौधरी राम सिंह का। ब्याह होया, पिताजी तक कहने लगे व्यापार करूंगा। चौधरी ने कहा तू आप भी भूखा मरेगा, हमने भी मारेगा। जाट व्यापार का के मेल है, लेकिन जज्बा देखो कि ना दुनिया से हटकर काम करूंगा। नई बहू आई थी, लोगों ने मुंह दिखाई पैसे दिए थे। उस बेचारी ने 135 रुपये मिले थे, मेरी बहनों इनकी बहू ने, और वह 135 रुपये न खोज लिए उस पर, और 135 रुपये लेकर बेंगलोर में गए। आज 1000 आदमियों ने नौकरी दे रहे हैं। ये काम सीखो, दूसरा ते सीखो, घर छोड़कर निकलना सीखो। दुनिया ना अपनी बनानी सीखो और दुनिया का बनना सीखो। ये है जीने का तरीका। ये मार दिया, लठमोगर, तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये पुराने ज़माने की बात है भाई। वो ज़माना था मसल युग, जो था महाराजा सूरजमल का, वो मसल युग था। वहाँ तलवार और खूंटा बजाने का युग था, उनके साथ था। आज वो ज़माना, आज है बुद्धि का युग। विवेक से काम लो, बुद्धि से लो। अंत में मैं एक बात बार बार कहता हूँ, नेता नहीं कहते उस बात में, मैं इस बात को कहता हूँ भाई। मैं खुद भी नेताजी नहीं हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, बालक पढ़ाता रहा हूँ। मैं तो इस पद पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पता नहीं क्यों कर लिया, बैठा दिया। वो तो उन्होंने बेचारों ने कृपा की। मैं तो कभी किसी राजनीतिक मंच पे ज़िंदगी में गया ही नहीं, मैं किसी पार्टी का कदे मेंबर बना नहीं। मैं तो बालक पढ़ाता था और किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती का प्रचार करता था, गौ नस्ल सुधार की बात करता था,
समाज से कुरीतियां मिटाने की बात करता था। आर्य समाज के संपर्क में आकर के विचार मिले थे, इसी सोच को लेकर ये लोग ले आए और भाई मैं तो इसी काम पे यहाँ जुटा पड़ा हूँ। थारे को मैं निवेदन करूँ, तुम पशुपालक भी हो और खेती करने वाले भी हो, मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, IAS, IPS, इन सिविल सर्विसेज में भेजो। अच्छे पढ़ाओगे कहीं ना कहीं तो फिट होएगा। और उसके साथ बिजनेस में भेजो, चौधरी रमन सिंह की तरह, चौधरी राम सिंह की तरह। इनमें भी मेरे कितने भाई बैठे हैं, अपने बच्चों को उस बिजनेस की ओर भी भेजो। और खेती करो तो मॉडर्न प्राकृतिक खेती करो। ये गेहूँ चावल बो दिए, सारी धरती का पानी काट दिया, आप भी भूखे मरें और धरती बंजर बना दी। मैंने यहाँ अभियान चलाया इस गुजरात में, आज 5.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करने लगे गुजरात में। इतनी तेजी से लोग बदले। और हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा, वहाँ मैं गांव-गांव में जाता था और लोगों को मैंने प्राकृतिक खेती सिखाई। और उसका परिणाम अब बता क्या हुआ? देखो ये अखबार है, ये देखो हिमाचल का ये अखबार, इसमें लिखा है हिमाचल की 99.8% पंचायतें प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुकी हैं। पूरा हिमाचल बदल दिया। वहाँ के किसानों की 36% खेती की लागत घट गई और 8% इनकम बढ़ गई और धरती बंजर होने तक बच गई, पर्यावरण बच गया, पानी बच गया और लोगों को कैंसर करके अस्पताल भेजने तक पिंड छूट गया। आप सबसे निवेदन है चौधरियों कि प्राकृतिक खेती करो और अपने बच्चों ने पढ़ा करके योग्य बनाकर अलग अलग क्षेत्र में भेजो। सब जगह आपके बच्चे जाएं और गुणवान बन करके जाएं। सारी दुनिया के लोग ये मानने, दूसरी 36 बिरादरी बायू जाट का छोर आ गया तो हमारा भी सारा बनेगा, हमारी भी मदद करेगा, ये भावना होनी चाहिए। यूं ना होगी बराबर में बैठ गया तो तेरे प्लाट पर कब्जा करेगा, यूं तेरे लबा आ गया तो तना मारेगा। इस सोच से बाहर निकलो, यूं है काम करने वाला। मेरे को ये इतनी बढ़िया बात बिंदर भाई ने कही, आज ये हो गया जहां खुट्टे ठोकने, आज यहाँ धरना दे दो, आज यहाँ बैठ जाओ, आज यहाँ कर दो। अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, कैसे जियोगे? डांगर तो है नहीं, खुट्टे बांध दिया, न्यार गिर दिया। सामाजिक प्राणी हैं हम, समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता मनुष्य। तो इस समाज को समृद्ध करो। और वो छोटू राम ने जो बात कही थी ना, वो याद करो कि रे चौधरियों अपने दुश्मन ने और दोस्त ने पहचानना सीख लो। कही थी ना, दुश्मन कौन है और मित्र कौन है, एक तो इसने पहचानो और एक बोलना सीख लो। ये वाणी है ना, यही तो आदमी ने ऊंचे पद पर बिठा दे और यही आदमी ने धक्के खुआ के बेइज्जती करवा दे। वाणी पे अपनी पे नियंत्रण करके, और ये आएगी अच्छी शिक्षा से, अच्छे संस्कार पे। 2 बात, और तीसरी बात और कही थी जो और नहीं बताते। तीसरी बात भी उन्हें कही थी, रे भाई लोगों, सत्ता के साथ रह के फायदा ठाना सीखो। और ये अंजना जो है ना चौधरी, ये सारा काम कर रही इस गुजरात में। ये इतने समझदार, इनसे प्रेरणा लो अंजना वालों से। ये अंजना जाट, ये इतने समझदार हैं, ये सत्ता के साथ लग के, कई तो इनके MP, कई इनके MLA सारे ढंग से आगे बढ़ रहे, सारे समृद्ध हैं, खूब कमाते हैं और दारू ये पीते नहीं, मांस ये खाते नहीं, बूढ़े काम ये करते नहीं, धार्मिक अर्बुदा माता का सम्मान करते और उसका आशीर्वाद लेते। इसलिए आज हमारा सबका यहाँ आना प्रेरणा लेने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई पलसानिया और इनके आशीर्वाद दाता चौधरी राम सिंह और जितने मंच पर मेरे आदरणीय भाई बैठे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका भी आभार
लंबी बात मैंने कह दी, आशा इन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।